Hello students, welcome to this amazing platform of physics वाला. Welcome to this amazing class of general aptitude. तो students I hope आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे एंड अब हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर लेके आप सभी के सामने आ गए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज. राइट. तो फटाफट जितने भी बच्चे हैं आप लोग एक बार बता देंगे कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है और उसके बाद हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे. एंड स्टूडेंट्स आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा होगा. राइट. जितने भी बच्चों के प्रीवियस डाउट्स हैं लेक्चर्स में उनको मैं धीरे 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 कर करके स्टूडेंट्स को मैं डाउट्स को क्लियर करूंगा. लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बच्चे ना डाउट्स कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि जिस चीज को मैंने क्लास में समझाया उस क्वेश्चन के ऊपर मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट लगाए भी हैं, तब भी स्टूडेंट्स मुझे बड़ा मैं क्या बोलूंगा, अफसोस बोलूंगा इस चीज को. तो अफसोस होता है कि बच्चे ना अभी भी उसमें डाउट रखते हैं. आप लोग वीडियो को अच्छे से देखोगे ना, आगे पीछे देखोगे, धीरे 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 देखते चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे को हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी. इस चीज की गारंटी मैं ले रहा हूं. ठीक है. लेकिन आपको अपने एंड से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. राइट है. समझ में आती है चीजें. तो आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को समझें, करें एंड डेफिनेटली देखो हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. डाउट जो है आपके कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके ले रहा हूं धीरे धीरे करके. जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं अभी तक बहुत बच्चों के आ भी गए होंगे, रिप्लाई उनको मिल गए होंगे. लेकिन यस, मैं धीरे धीरे करके सारे बच्चों के डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है ना. तो आज शुरू करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सबसे, इससे पहले वाले लेक्चर का मैं अगर बात करूं तो हमने ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी पढ़ रखी थी. ठीक है. और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट जिसका नाम है साधारण ब्याज. ठीक है ना. साधारण ब्याज इसे बोलते हैं, PRT/100 इसे बोलते हैं उस चीज से. लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ और लॉजिक्स भी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उससे हम लोग चीजों को आगे बढ़ेंगे. तो बच्चों देखो, सिंपल इंटरेस्ट का जो केस होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है. देखो, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज क्या मिलती है आपको, प्रिंसिपल मिलती है. ठीक है. प्रिंसिपल. ठीक है. दूसरा क्या मिलता है आपको, रेट. तीसरा क्या मिलता है आपको, समय, टाइम, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं. राइट. जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, टी से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, और हम लोगों ने आज तक ही इसको इस तरीके से पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है. वो क्या आती है बच्चों, कि SI इज इक्वल्स टू P/R/T अपॉन 100. P/R/T/100. तो मतलब कि बेसिकली SI ये होता है हमारा. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप सभी से बातचीत करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया आपके सामने 10,000 रुपीज, रेट हो गया लेट से 12% का, टाइम हो गया तुम्हारे पास लेट से 2 years का. तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पता है कैसे सॉल्व कर लेते हो, आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, I इज इक्वल्स टू P/R/T/100 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी है 10,000, R की वैल्यू कितनी है 12% और ये 2 है अपॉन 100. ठीक है. तो इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने 24 और ये 2 है 2400. ठीक है. तो इंटरेस्ट कितना हो गया तुम्हारे सामने 2400. ठीक है. प्रिंसिपल है आपके पास 10,000 रुपए, रेट है 12% का और टाइम है तुम्हारे पास 2 साल. मतलब क्या है इन चीजों का, जैसे कि आप किसी बैंक के अंदर आप अपना कुछ पैसा सबमिट करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक आपको कुछ रेट देता है, कुछ ब्याज देता है और कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए तुम इंटरेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो वो ब्याज उतने समय के लिए मिलने वाला है. ठीक है ना. तुम्हारा पैसा कितना भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 25,000, 25 लाख, 25 करोड़, 25 अरब रुपए, कितने भी हो सकते हैं आप सभी के.
बस वो किस दर से इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस चीज को कहूं और इस चीज में बोलने में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये जो चीज है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ आपकी वो परसेंटेज इंक्रीज। क्या परसेंटेज इंक्रीज होती है, वही है सारी की सारी चीजें। आज जो समझते हैं इस चीज को कि क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या होती है, चीज को समझते हैं हम लोग कि जैसे कि अगर मैं आपको अदर एग्जांपल पहले स्लाइड पे बाद में लेके आऊंगा मैं आपको अगर बोलूं कि तुम्हारे पास ना 10,000 किलोमीटर्स है या फिर 10,000 की लेंथ है किसी एक मटेरियल की, या फिर कोई एक मान के चलो, कुछ भी मान लो ना, कि लेंथ मान ली मैंने किसी भी एक मटेरियल की 10,000, 10,000 आपकी मैंने मटेरियल की लेंथ मान ली। अब गर्मियां आई, ठीक है, गर्मियां आई, वो एक्सपैंड हो रहा है, गर्मियां आई एक्सपैंड हो रहा है, वो किस रेट से, 24% के रेट से, ठीक है। एक दिन में 24% के रेट से वो हो रहा है, या फिर कितने भी दिन में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये पूरे एक सीजन के अंदर 24% आपका इंक्रीज होता है। तो क्या पूछा गया, इंक्रीज्ड लेंथ, जो इंक्रीज लेंथ होगी मतलब कि 24% से जो इंक्रीज हुई है वो, और और कि दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपके साथ पूछने का, व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ, क्या आपकी फाइनल लेंथ होने वाली है। ये हैं दो सवाल आप सभी से, ये हैं दो सवाल आप सभी से। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, 10,000 है, 10,000 आपके पास लेंथ है, 10,000 को आपने इंक्रीज किया 24% ऑफ 10,000, बोलो हाँ या ना, यही होगा ना, 10,000 प्लस 24% ऑफ 10,000। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 24% है इनटू का 10,000 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको काटूंगा, इसको इससे ऐसे काटूंगा, इसको ऐसे काटूंगा, तो 10,000 प्लस का 24,000 सॉरी, तो बेसिकली कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, 12,400। ये है आपकी क्या, फाइनल लेंथ, बोलो हाँ या ना। ये आपकी क्या है, फाइनल लेंथ है, और ये क्या है आपकी इंक्रीज्ड लेंथ, ठीक है। ये आपकी क्या है, इंक्रीज लेंथ है, और ये क्या है, फाइनल लेंथ है। तो बेसिकली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना यार, है ना, वो ये क्या है कि अगर तुम इसको, इस वाली चीज को इससे कंपेयर करो, तो देख रहे हो 10,000 रुपए तुम्हारे पे इंटरेस्ट पैसा था, और वो इंक्रीज हो गई, कितनी वैल्यू हो गई, 2400। इंक्रीज हो गई, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, 2400 से इंक्रीज हुई है। कोई वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है, 2400 से इंक्रीज हुई है। और फाइनल वैल्यू जिसको हम अमाउंट बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में, मिश्र धन जिसे बोलते हैं, अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। वो क्या है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास, 10,000 प्लस का इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास, 2400, तो 12,400, 12,400 ये वाली लेंथ आ गई, सॉरी अमाउंट आ गया, ठीक है। मिश्रधन ये है हमारे पास। क्या आप चीजों को, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, मिश्रधन समझ में आ गया, अमाउंट सॉरी मिश्रधन मेरे मतलब मेरे को लगा कोई स्टूडेंट हिंदी का, हाँ एक बच्चा पता क्या लिख रहा था डाउट में कि सर हिंदी में लिखा करो। यार एक बात बताओ, हिंदी में मैं बहुत 99% जनता यहाँ पे ऐसी है जो इंग्लिश में पढ़ने वाली है, ठीक है। क्या किसी को भी हिंदी में जरूरत होती है क्या, मेरे को नहीं लगता है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे को लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में वाले बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज़ यार अननेसेसरी के अगर मजाक के लिए डाउट लिख रहे हो तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अमाउंट कितना हो गया तुम्हारे पास 12,400। तो बेसिकली तुमने पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000 और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया 12% के रेट पे, तो 2 साल के बाद पैसा कितना बन गया तुम्हारे पास 12,400 वैल्यू, 12,400 बन गई, कोई दिक्कत नहीं आ गई। तो तुम एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो, जो यहाँ पे हमने इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई है, इसमें क्या प्रोसेस अपनाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करा है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज को फॉलो किया है हमने इसमें, राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा है, परसेंटेज इंक्रीज को फॉलो किया है। और यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ हमने क्या है, इसके जो फॉर्मूले में पे रोके पूरी की पूरी संभावनाएं लिख दी। तो इसी वजह से मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट परसेंटेज इंक्रीज। कितने परसेंटेज से इंक्रीज की जा रही है वैल्यू को, वो पूरी की पूरी बातें हैं। समझते हैं इस चीज को, आप लोग अगर समझने की कोशिश करें थोड़ी सी और। आपके पास प्रिंसिपल है, वो कुछ अमाउंट देता है, आपके पास प्रिंसिपल है वो कुछ अमाउंट देता है एक प्रोसेस के अंडर जाने के बाद, और वो क्या है, कितने रेट से, कितने दर से उसे इंक्रीज किया गया, कितने समय तक, कितने दर से उसे इंक्रीज किया गया, कितने समय तक, वो अमाउंट देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं यही वाला क्वेश्चन का, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए, किस हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से, कितने दिन सालों के लिए, 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो 10%, 12% पर एनम को अगर मैं देखूंगा तो 24% इंक्रीज बोलो, हाँ है ना। ठीक है, याद रहे इसी वजह से 12% के हिसाब से 2 सालों के। ठीक है, तो 24%, 24% ऑफ 10,000, 24% ऑफ 10,000 क्या होगी वैल्यू, आप बोलोगे सर जी 2400, आप बोलोगे सर जी इसकी वैल्यू होती है 2400। तो 10,000 को 2400 रुपीज का फायदा हुआ है या फिर इंक्रीज हुई है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो यहां से एक चीज तुमने नोटिस करी क्या, जो इंटरेस्ट होता है वो आर इंटू टी होता है ना, आर इंटू टी ऑफ प्रिंसिपल, बोलो हाँ है ना। जो रेट होता है आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा अजीब लग सकता है आप सभी को, लेकिन मैं आपको इस चीज में कंफर्टेबल करा दूंगा। ठीक है, कोई नई चीज अगर हम सीखते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा अडेप्ट करने का मन नहीं करता, लेकिन यस मैं आप सभी को इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, वो चीज मैं करा दूंगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ संयम रखना है। ठीक है, बार बार एक चीज के पीछे, मतलब एक स्टूडेंट ना, मैं देखता हूं, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, डाउट्स लिखने हैं अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा बढ़िया फीचर है, डाउट्स पूछना बहुत अच्छी बात है। जितने अच्छे डाउट्स पूछोगे, जितने सारे डाउट्स पूछोगे, उतना बेहतरीन चीज होती है, उतने सारी चीजें, उतना कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर होता है। लेकिन एक आप समझो उस चीज को कि आप अगर उस क्लास को थोड़ा सा शांति के साथ देख लो, ये नहीं है कि भैया मेरे को डाउट फीचर मिल रखा है तो एनीवे आई हैव टू आस्क अ डाउट, ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो ऑब्वियसली चीजें जो पढ़ाई गई हैं सेशन में, शायद इससे बाद में पढ़ाई जा रही हो, इससे पहले पढ़ा दी गई हो, उसके रिवीजन के लिए बोला भी हो कि ये आप लोगों ने अभी नया पढ़ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा शांति से देख लो। तब भी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी का, मैं बताता हूं, वहां पे तमाम स्टूडेंट्स का मैसेज आ रखा है कि, अगर मैं थोड़ा सा वो मिटा दूंगा, बोला चलो, ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी का एक क्वेश्चन था कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं,
ऐसे बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से बंदे बैठे हैं। अब क्या हुआ कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कुछ सीन था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था वो, मैंने उसमें क्लॉकवाइज करा दिया, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना। चलो वो भी मैं मान लिया कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज करा दिया, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझसे ना 2-3 बच्चों ने क्या डाउट पूछा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा है कि वह एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा स्टार्टिंग फ्रॉम, साफ साफ बोला उसने, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 5। एक बच्चा का मतलब, एक बच्चा नहीं बोलूंगा, तमाम बच्चों का क्या मैसेज आ रहा है, सर आपने 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया उसे। यार घर में बैठ के तो मैं भी कुछ भी मन लगा लूं, है ना, कुछ भी क्वेश्चन कर लूं, कुछ भी आंसर कुछ भी निकाल लूं, और आंसर की को बोलूं यार गलत है ये आंसर की, है नहीं, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन में भैया साफ साफ बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम 5, तो उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं, आप लोगों को इतना लॉजिक तो बनना चाहिए ना। और इस वजह से डाउट्स पूछते हैं, मतलब ऐसा होता है स्टूडेंट्स को डाउट्स, और बाय चांस किसी इंसान ने उसको इररिलेवेंट डाउट में डाल दिया कि भैया, और लिख के डाल रहा है कि भैया स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लिखा है सवाल के अंदर, इस वजह से स्टार्ट किया गया, तो बच्चे उसमें रेट वो कर देते हैं कि सर ना डाउट्स अच्छे से नहीं करते, तो उसमें रेट खराब कर देते हैं चीजों को। यार इतना तो लॉजिक बना लो यार, है ना, क्वेश्चन में बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम 5। अब एक चीज इसमें यह थी कि इसमें देखो एक मूव में पहुंच रहा है 5 पे, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 था ना, एक मूव पे पहुंच रहा है 5 पे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि जहां से शुरू किया 7 मूव्स बाद वो वहीं आ रहा है, 7 मूव्स बाद वहीं आ रहा है, तो 7 मूव्स बाद 5th पे आएगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी चले जाओ, ये लो 1 2 3 4 5 6 7, कैसे ही चले जाओ वहीं आना है 5 पे, 7 पे आ जाएगा, 7 पे आएगा, 7 मूवमेंट्स बाद 5 पे आएगा, 14 मूवमेंट्स बाद 5 पे आएगा, 21 मूवमेंट्स बाद 5 पे आएगा, 28 मूवमेंट्स बाद 5 पे आएगा। तो एक चीज मुझे बताओ, क्या 42nd मूवमेंट्स बाद 42nd मूव अगर कर लेगा, जब 42nd मूव जब कर लेगा, तो 42nd मूव पे, है ना, जब 42nd मूव करेगा मतलब 41 के बाद, है ना, 41 के बाद जब 7th मूव पे आएगा, देखो कर लो फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 41 के बाद बताओ कौन से मूवमेंट पे आएगा यार, 5th भी तो आएगा भैया। इस चीज को यार पता नहीं क्या, और एक और डाउट आ रहा था, अभी मेरे दिमाग में आएगा तो मैं बताऊंगा, उस बच्चे ने, हाँ वो वाला एक और डाउट था, एक और डाउट था, बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछा, तमाम बच्चों ने, ठीक है, कि 4 टायर्स हैं, समझ रहा है इस चीज को, 4 टायर्स हैं, हर एक टायर की ना क्या बोलते हैं, लाइफ है 90 किलोमीटर की, 90 किलोमीटर की हर एक टायर की लाइफ है। तो मैंने क्या कहा कि 4 टायर हैं, ए बी, या फिर टायर को ए बी सी नहीं लिखता, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर एंड फोर्थ टायर। अब क्या होता है ना, जिस व्हीकल में वो लगे हुए हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 3 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है वो, थर्ड टायर, 3 टायर ही लगेंगे। तो आप बताओ, ये पहले वाले ट्रिप पे ये 30 किलोमीटर की जो ट्रिप बन रही है, तो ये 30 किलोमीटर चलेगा, पहले ये भी 30 किलोमीटर चलेगा, ये भी 30 किलोमीटर चलेगा। अब भैया एक चीज बताओ, ये तो चलेगा ही नहीं ना, क्यों, क्योंकि स्टेपनी बना हुआ है, ये 3 टायर लगने हैं, तो फोर्थ को तो स्टेपनी बनाना पड़ेगा ना, पहली वाली केस में, पहले वाले जर्नी में। अब जब दूसरी जर्नी, दूसरा वाला फेज शुरू हुआ, दूसरा वाला लैप शुरू हुआ, तो 30 किलो, ये कितना चल जाएगा बताओ, 30 एक्स्ट्रा, ये 60 चलेगा बोलो, लिखते हुए चलूं, ये 60 चलेगा बोलो, ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहां पे +30, इस चीज को तो समझो, इसको भी मैंने बहुत बार समझाया था सवाल को पिछली बार, पिछली क्लास के अंदर। इसमें भी +30 होगा, बोलो हाँ, तभी। और इसको हम रेस्ट दे देंगे, इसे हम बना देंगे स्टेपनी अब की बार। तो स्टेपनी बनी हुई है, तो जितना किलोमीटर पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। और अब ये वाली जो स्टेपनी बनी हुई थी फर्स्ट राउंड में, ये पहला वाला राउंड लेके आएगी 30 किलोमीटर का। ये समझ में आई बात? अभी यहां तक समझ में आई? कोई ऐसी रॉकेट साइंस बता दी कि समझ ही नहीं आ रही जो चीज? समझ में आ गई? अब क्या हुआ कि जब तीसरा राउंड हुआ तो ये 30, इसके बाद ये 30 और चलेगा, तो ये 90 किलोमीटर चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। 90 किलोमीटर चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसको अब हमने इसको स्टेपनी बना दी, तो ये 60 किलोमीटर पे ही रह गया। इसको अब स्टेपनी पहले तो बनी हुई थी, अब 30 किलोमीटर ऑलरेडी कवर था ही, तो अब ये 30 और चलेगा तो 60 किलोमीटर पे पहुंचेगा, बोलो हाँ या ना। ये 30 और चलेगा तो 60 किलोमीटर पे ये भी पहुंच जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब फोर्थ राउंड में ये इसकी तो लाइफ पूरी खत्म हो ही गई। इसको बना देंगे स्टेपनी, अब ये चलेगा और कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर, तो ये 90 किलोमीटर पूरा चल जाएगा, ये भी 90 किलोमीटर पूरा चल जाएगा, और ये भी 90 किलोमीटर पूरा चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। पूरा हाँ या ना। अब ये बताओ, इसमें मैंने क्या रॉकेट साइंस पढ़ाई थी? तुम्हारे बाइक है, तुम्हारी बाइक मत मानो, गाड़ी है, या फिर वो नहीं बोलते ऑटो है तुम्हारे पास। तुम एक चीज बताओ, ऑटो को एज अ होल 3 पहिए चाहिए, उसे मतलब नहीं है भैया कि पहला पहिया लगा रखा, दूसरा पहिया में लगा रखा, तीसरा पहिया लगा, कोई मतलब नहीं है उसे। मतलब ये है ऑटो को कि भैया ऑटो को 3 पहियों पे चलाना है, चाहे कैसा भी वो हो टायर, है ना, 3 पहियों पे चलाना है। तो पहले वाले में 30 किलोमीटर कवर किया ऑटो ने, फिर फर्दर 30 किलोमीटर कवर किया ऑटो ने, फिर फर्दर 30 किलोमीटर कवर किया ऑटो ने, एंड फिर फर्दर 30 किलोमीटर ऑटो ने कवर किया। तो इन टोटल भैया 120 ही तो आएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर जी 270 आएगा, मुझे समझ नहीं आया कैसे। ठीक है, 120 ही तो आएगा। इसको अपने आप को एनालाइज करके देखो, एक तुम ऑटो में बैठे हो, ठीक है, वो तो उसके 3 जगहों पे, 3 खांचों पे जहां पे टायर आना चाहिए वहां पे टायर आ रहा है, उसे मतलब क्या है भैया? वो जितना चलना है उतना चलेगा। टायर खत्म हो गए सारे के सारे 90 पे पहुंच के, अब दिक्कत आएगी। ठीक है, अब दिक्कत आएगी। तो इस वजह से 120 आ रहा था आंसर। तमाम बच्चों ने आंसर वो डाउट लिखे हैं भैया, 2 मिनट सुन लिया करो। ठीक है, अभी भी मेरे को लगता है डाउट्स पूछेंगे, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन आई जस्ट विश कि आप लोग उनके आंसर्स देखें, करें, और आप लोगों को सही में समझ में आएंगी चीजें यार, है ना। तो यहाँ पे जो हम बात शुरू करी थी मैंने, तो आप लोगों को कोई डाउट है ना, तो प्लीज रुकें, संयम बनाएं, चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है अ पर्सन, एक इंसान है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 at a certain rate of interest, 25,000 at a certain rate of interest, तुम्हें नहीं पता, and rest at 4% per annum higher rate. If the total interest earned in 2 years is इतना, तो मुझे बताओ कितना होगा, बताओ कितना आंसर आएगा इसका, बताइएगा। A person invested 1/4 of the sum at a certain rate of interest and the rest at 4% higher rate पे। तो एक चीज तो बताओ, आप समझो इस चीज को कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो क्या होता है? ईच ईयर होता है आपका सेम। जैसे इस वाले केस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, इस वाले केस के अंदर हमने पढ़ा है क्या कि 2 साल में 2400 बढ़ा। अगर तुम इसी में ही पीआरटी इंटू 100 में ना देखो, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें 10,000 था इंटू 12% इंटू 1, अगर 1 साल का ही देखूं मैं, तो इसको काटोगे तो देखो 1200 रुपए बढ़ रहे हैं सिर्फ। तो जितना मतलब कि जितने सालों में बढ़ता है ना वो इक्वल बढ़ता है। पहले साल, जैसे इस वाले केस के अंदर पहले साल भी 1200 बढ़ा, दूसरे साल भी 1200 बढ़ा, तीसरे साल भी 1200 बढ़ेगा,
एंड अगर आप इन टोटल 3 साल का देखोगे तो 3600 रुपए बढ़ जाएगा। समझ में आ गई चीज? हर साल इक्वल अमाउंट से आपका एसआई बढ़ता है, ठीक है ना, हर साल इक्वल अमाउंट से आपका क्या बढ़ता है, एसआई बढ़ता है। तो इस वाले केस के अंदर कितना हो रहा है आपका 4125 2 सालों में हो रहा है एज अ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में कहा क्या गया है मैं समझाता हूं। तुम्हारे पास 25,000 रुपीज इन टोटल थे, 25,000 रुपीज इन टोटल थे। उसमें क्या हुआ 1/4 मतलब कि इसमें एक चौथाई, तो इसका 1/4 कितना होगा तुम्हारे पास 12.5 है ना, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं 1/4, तुम मेरे को फिर 1 और 3 समझ नहीं आना। तो 25,000 है, 25,000 में से एक चौथाई पार्ट ये आएगा तुम्हारे पास 6/24, 2/25, ठीक है। 6/24 2 से 850, तो 6,050 रुपीज उसने करे हैं किसी में इन्वेस्ट, ठीक है, X% पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, X% पे इन्वेस्ट किया। तो 5 3 15, 3 2 6 7 और 1875 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं, 1875 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए हैं 4% हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो X% प्लस 4%। समझ में आ गई बात? ये है पूरा सिनेरियो। और ये सारा गेम खेलने के बाद ना उसे इन टोटल 4125 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा 4125 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है कितने सालों में, 2 सालों में। तो एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसे, 2 2 4 0 6 से इतना 2062.5 रुपीज, 2062.5 रुपीज। तो इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर, इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर, एक साल में इंटरेस्ट कितना अर्न हो गया 2062.5। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई चीज? जैसे मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, भैया इसमें प्लीज डाउट मत रखना यार, इसमें प्लीज डाउट मत रखना। अभी मैंने बता दिया आपको कि जो इंटरेस्ट होता है आपके पास, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 10,000 रुपए पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, 12% पे तुमने इन्वेस्ट किया था, लेट से 2 साल के लिए किया था, तो कितना रुपीस मिल रहे थे तुम्हें 1200 रुपए। अगर तुमने एक ही साल के 2400 रुपए मिल रहे थे 2 साल के लिए, अगर तुमने एक ही साल के लिए इन्वेस्ट किया होता ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को मिलते 1200 रुपए। तुम्हारे पास इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया कि 12,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, 12% पे इन्वेस्ट किया गया और तुम्हारे को इंटरेस्ट मिल रहा है 3600 रुपए, 3600 रुपीज का। तो तुम क्या करोगे भैया, 3600 रुपए 3 साल में मिल रहे हैं ना, तो 3600 रुपीज डिवाइडेड बाय 3, इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ईयर्स। तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई? तो वही कहा इसने कि 4125 रुपीज 2 सालों में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा इसमें, 1 साल में कितना मिलेगा 2062। अब तुम्हारे को एक चीज बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है कि कभी भी तुमसे रेट परसेंट पूछ ली जाए, कभी भी तुमसे रेट परसेंट पूछ ली जाए, तो तुम क्या करोगे, 1 साल का इंटरेस्ट जो 1 साल में ब्याज मिला है अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना प्यारे वाल को। 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला है डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो 1 साल का इंटरेस्ट बच्चों बताओ कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट बताओ कितना है तुम्हारे पास, जल्दी से बता दो। 1 साल का इंटरेस्ट तुम्हारे पास है 2062.5 और 1 साल तुमने पैसा इन्वेस्ट कितना किया है 25,000 रुपए, ठीक है ना, तुमने पैसा इन्वेस्ट कितना किया है 25,000 रुपए, ठीक है। तो तुम्हारे को कभी भी रेट निकालना है तो मैंने तुम्हारे को दे दिया
रेट निकालना है रेट परसेंट के लिए, तो इंटरेस्ट अर्न इन ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, बोलो हाँ है ना। तो इसकी वैल्यू रखो 2062.5 की, तो कितनी वैल्यू आएगी 2062.5 अपॉन 25,000, ठीक है, इंटू 100। तो अगर आप इसे काटेंगे तो इससे जीरो से जीरो कटेगा, 5 से जाएगा ये 5 4 जा 5 1 जा 5 2 जा 0.5 और 5 5 जा 0, ठीक है। 5 से फिर से काट देते हैं इसे, 5 8 जा, ठीक है, 5 2 जा 0.5, ठीक है। तो इसको अगर आप काटेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 8.25, 8.25। तो मतलब बेसिकली तुमने कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया होगा, 8.25। समझ में आई? फिर बता रहा हूं इस क्वेश्चन को ना, इसको समझो यार, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। 25,000 रुपए थे, तुम समझो इस चीज को, अपने आप को समझो कि इसको तुमने डाल दिया 62.5 रुपीज पे, और यहाँ पे 18,650 जो भी है, 750 है जो भी है ना, इसको तुमने कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डाला। अब मैं क्या कहता हूं ना, ये एक सेकंड रुको, ये है। अब इस पे ना इन टोटल तुम्हारे को एक साल में पैसा मिल रहा है कितना, 206.2.5। इसको तुमने x परसेंट पे डाला था, इसको डाला था x+4 पे, तुम्हें नहीं पता कितना परसेंट पे डाला था, लेकिन तुम्हें पता है कि इस पे इन टोटल मिल रहा है तुम्हें कितना, 2062.5। अब बताओ ये अगर मैं बोलूं तो 2062.5 रुपीज मिल रहा है, तो क्या मैंने निकाला ना अभी, ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट का उसे वो मिल रहा है 8.25। 8.25 का इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.25 का इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, 8.25 का इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है इन टोटल पे। तो बस इन दोनों की वैल्यू इंडिविजुअल निकालनी थी, इन टोटल की आपको वैल्यू निकालनी थी इंडिविजुअली, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, किस तरीके से निकालोगे समझो। एलिगेशन मैंने इससे पहली वाली क्लास में करा रखा है, जब दो वैल्यूज को एक साथ मर्ज कर दिया जाए और तीसरी वैल्यू का उत्पन्न हो, तीसरी वैल्यू का अस्तित्व ही इस वजह से है क्योंकि जब पहली दो वैल्यूज को मर्ज किया जा रहा है, तीसरी वैल्यू का अस्तित्व ही इसी वजह से है क्योंकि पहली दो वैल्यूज को मर्ज किया जा रहा है, तब आपका एलिगेशन लगता है। तो आप सोचिएगा कि पहला वाला पार्ट था और दूसरा वाला पार्ट था, तब जाके ही तो 8.25% का प्रॉफिट हुआ है, या फिर मैं बोलूंगा 8.25% का आपको क्या बोले इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहां से यहां पे आप माइनस करेंगे एंड इसको इससे माइनस करेंगे, तो काटेंगे इसे, तो क्या बनेगी तुम्हारे पास x+4 माइनस का 8.25। यार प्लीज इसको ना आप लोग ना अगर लेसन बीच में छोड़ छोड़ के आएंगे ना, डेफिनेटली अब थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी आपको। डाउट्स पर डाउट्स, आप अननेसेसरी के डाउट्स पता है क्या आएंगे, कि जो चीज ऑलरेडी मैंने किसी ना किसी क्लास में पढ़ा चुका हूं वो डाउट्स आएंगे। 8.25 माइनस का x। अब कोई पूछेगा सर आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि एलिगेशन लग रहा है। एलिगेशन क्यों लगाया गया, क्योंकि इसमें ये जो पैसा है और ये जो पैसा है, इन दोनों को मर्ज करके ही तो 8.25 आ रहा है। ये सोनो इतना तो सेंस बन रहा है ना सवाल से। अब मुझे बताइएगा कि ये किस रेशियो में, अगर इसको काटेंगे तो ये 1 रेशियो और ये कितना है 3 रेशियो, बोलो हाँ है ना। ये 1 रेशियो और ये कितना रेशियो है 3 रेशियो। तो बस अब क्या बन जाएगा तुम्हारे सामने, x, इसको काटेंगे तो माइनस का 8.25 है ना, हाँ 8.25 और 4 को माइनस करेंगे तो हाँ माइनस का 4.25 अपॉन 8.25 माइनस का x इज इक्वल्स टू इस रेशियो में 1:3 के 1:3 के रेशियो में। तो अब मैं इसे करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस का 425 इंटू 3, 5 3 15, 3 6 7 4 12, तो 12.75 इज इक्वल्स टू 8.25 माइनस का x।
ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8.25 और 12.75, 8.25 प्लस 12.75, तो ये 0, ये यहाँ पे 5 तो 10 और 21, 21 वैल्यू आ रही है, 21 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 21 वैल्यू आ रही है ये वाली। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 21 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितनी है, 4 5 20, है ना, 0.42 एंड 4 5.25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोगों को प्लीज मेरी दरख्वास्त है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा एलिगेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर एलिगेशन समझ में आता है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और ये समझ में आ गया ना कि इसका रेशियो 3:1 क्यों लिया। एक पैसा था, तुमने दो, मतलब मान के चलो आजकल आप किसी किसी चीजों में, अलग अलग चीजों में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 25,000 का 6,250 आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, 18,750 आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। आपने देखा 2 साल के बाद एक इफेक्टिवली तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है 8.25 रुपीज का, 25% का, 8.25% का। बस तुम्हारे को ये देखना है कि भैया तुमने 6,250 रुपए कहाँ इन्वेस्ट, कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किए थे, और 18,750 रुपीज किस पे इन्वेस्ट किए थे, बस इतना सा निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो वैसे इस तरीके से निकाल लिया। देखो ये x% पे इन्वेस्ट किया था, ये x प्लस 4% पे इन्वेस्ट किया था, दोनों को मिला के 8.25 का प्रॉफिट हो रहा था, तो या फिर इंक्रीज हो गया था, इंटरेस्ट मिल गया था। इससे यहां पे एलिगेशन निकाला, यहां से इसका एलिगेशन निकाला, फिर इसको इक्वेट कर दिया 1:3 के, क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो 1:3 पे इन्वेस्टेड था, 1:3 का वैल्यू था, तो इसी वजह से 1/3 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, आप लोग प्लीज एक बार समझ नहीं आया दूसरी बार देखना, दूसरी बार समझना है तीसरी बार देखना, इसे देखते रहोगे ना आंसर आ जाएगा। ठीक है अब देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज, राइट है, समझो इसे जल्दी बताओ। अ पर्सन इन्वेस्टेड क्या है आपके पास, जल्दी बताएंगे इसमें, इसका आंसर दो। A person invested rupees 18,600 at X%, another sum that is twice the former. Okay, at itna, both at simple interest. If the total interest earned on both the investment in itna, तो कितना होगा बताओ, that is twice the, ठीक है, then the rate of interest on the second investment is how much, बताओ इसका आंसर क्या है। एक इंसान है, उसने 18,600 रुपए X% पे इन्वेस्ट किए, और दूसरा अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर। ठीक है, ठीक है, अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर, मतलब इसका 2 गुना था, तो इतने पे इन्वेस्ट किया, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी बताओ, 3.5 साल से। अब एक बार बताओ कि 23,110 रुपए, 23,110 रुपए 3.5 साल में मिल रहा है, बताओ, है ना, 23,110 रुपए 3.5 साल में मिल रहा है तुम्हें 23,110.50 आपको मिल रहे हैं 3.5 साल में। ठीक है, ठीक है, तो आपको इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 23,110.50 अपॉन 3.5। ठीक है, तो एक इससे कटेगा, 5 से काटना शुरू करते हैं, या फिर 7 से काटते हैं, 7 3 21। ठीक है, 7 3 21, और फिर ये 0 है, ये फिर 3 है, और फिर ये वाली वैल्यू 0.0। ठीक है, तो ये पूरा काट के आ रहा है तुम्हारा 6603। ठीक है, तो एक साल के अंदर तुम्हारे को इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर, इंटरेस्ट एक साल में कितना मिलने लग रहा है तुम्हें, 4606 रुपए, 4603 रुपए, सॉरी, इंटरेस्ट अर्न इन एन ईयर। if total interest earned on the both investment for 3.5 साल इज इतना, then the rate of interest on the second investment पे आप रेट बताएंगे।
वही है, ये देखो अभी जो मैंने बताया था तुम्हारे को, समझो 18,000 पे हो, किसी पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 18,600 रुपए पे तुमने यहां पे इन्वेस्ट किया, X% पे इन्वेस्ट किया, इसका ट्वाइस कर दिया तुमने तो 18,600, 186 इंटू 2, 6 टू 12, 8 टू 16, 17, ये 2 2 3, 372, 37200 रुपीज तुमने इन्वेस्ट किए हैं X+2% पे। ये इफेक्टिवली ग्रो कितने परसेंट पे हो रहा है, ग्रो कितने परसेंट पे हो रहा है बताओ, कि 6630, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे कितना टोटल इफेक्टिव परसेंट कितना है, 372 और 186, 372 है और 186 है, यहाँ पे 8 आएगा, 7 7 14 1 15 और ये 5, ठीक है, तो 5580, ये देखो मतलब कि 1%, मतलब आपको मैंने बताया ना रेट परसेंट मैंने बताया था, रेट परसेंट कैसे होगा, इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर, इंटरेस्ट एक साल में कितना पड़ा मिल रहा है, इंटरेस्ट अर्न इन एन ईयर अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, तो इंटरेस्ट अर्न कितना हो रहा है 6603, प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास अब 55800, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100 करो इसे सॉल्व, 6630, ये चीज समझ में आई पहले बताओ ये चीज समझ में आएगी नहीं आई, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताएंगे एक बार, क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे ना एक छोटा सा डाउट लग रहा है इसमें, और कुछ नहीं है, मैं लेकिन कोई नहीं, मैं कर दूंगा इसमें अगर डाउट क्लियर हो जाए वो, तो 10.83 आ रहा है ना, इसको काटेंगे आप तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 11.83, तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास 11.83 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मुझे एक डाउट पता है क्या लग रहा है, एंड द अनदर सम ऑफ इतना ट्वाइस द फॉर्मर, देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, अगर ये है ठीक है, जो भी है सही है, राइट ये है, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी तुम्हारे पास, ये वाली वैल्यू बन जाएगी X+2 माइनस का 11.83 और 11.83 माइनस का x, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ना पता है किस पे जज कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशंस पे जज कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशंस पे जज कर रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, तो X+2 11.3 11.83 है, 11.83 है, 9.83 रह जाएगा ना, 2 का कैंसिल हो जाएगा तो 9.83, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी तुम्हारे पास x माइनस का 9.83 अपॉन 11.83 माइनस का x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाऊं अगर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x माइनस का 9.83 इंटू 2, 6 टू 8 टू 16, 9 टू 18, 90, तो 19.66 इक्वल्स टू 11.83 माइनस का 11, इधर लेके आएंगे तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी 3x इज इक्वल्स टू 19.66 प्लस 11.83, ये 9 आएगा, ये आएगा तुम्हारे पास 14, 20 है और 11 31, 31.49 x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे सामने 31.49 डिवाइडेड बाय 3, 3 टेंजा है ना,
3 4 जा, है ना, और 3 9 जा, 10.49 के अराउंड आ रही है वैल्यू। तो ऑप्शन बी बहुत सही। नहीं, सेकंड इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है ना, तो ये आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का है, और सेकंड इन्वेस्टमेंट इसको 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 12.5। 12.5 आई होप समझ में आया। नहीं आया फिर समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग प्लीज 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 समझने की कोशिश करना यार, इतने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को कैलकुलेशंस पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग बहुत बेसिक मेथड से जाओगे ना तो सही में टूट जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल मिनिमाइज, तुम्हें ये कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है ना, तुम एक काम करो, दिल पे हाथ रख के ना इसको ना एक बार जो मेथड तुम्हें आता ना उससे करना तुम सॉल्व, एलिगेशन से नहीं करोगे ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे सवाल। ठीक है, इसको एक तरीके से समझो ना फिर से वो एग्जांपल लूंगा, तुम्हारे पास कुछ पैसा आया, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ पैसा आया, तुमने उस पैसे को, थोड़ा पैसा उसका कहीं लगा दिया, थोड़ा पैसा कहीं लगा दिया, लेकिन इफेक्टिवली पैसा तो तुमसे ही बिलोंग करता है ना, चाहे कहीं पे भी हो, कहीं से भी ग्रो हो रहा हो पैसा, लेकिन इफेक्टिवली आएगा तो तुम्हारे ही पास, तुम्हारा ही तो प्रॉफिट है ना वो, है ना। तो जहां मतलब ये वाला पार्ट 18,600 रुपए उसने X% पे डाला, 37,200 उसने X+2% पे डाला, और इफेक्टिवली उसने एक साल के अंदर कमा लिया कितना, 11.83%। अब सवाल ये है कि सर आपने एक साल का 11.1383% निकाला कैसे? ये ऐसा निकाला जब क्वेश्चन में कहा उसने 23,110 रुपए उसने 3 साढ़े 3 साल में कमाए, तो एक साल में उसने कितना पैसा कमाया है, एक साल में उसने कितना पैसा कमाया है, ये 23,110 रुपए उसने 3.5 साल में कमाए हैं, तो एक साल में उसने कितना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया है। तो एक साल में इतना पैसा कमाया, अभी मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एकमात्र यही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है भैया, इतना है। प्रिंसिपल कैसे निकाला, क्वेश्चन में गिवन है 18,600 एंड ट्वाइस द फॉर्मर, तो 18,600 और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 55,558,000। तो ये वाली वैल्यू से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। तो बस यहां पे 11.83 था, यहां पे एलिगेशन लगाया हमने, और ये 1:2 का रेशियो कहां से आया सर, इनको कैंसिल आउट करके आया। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करके आया। यहां पे टोटली बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग रहे हैं। x माइनस का 93 देखो ये पूरा इसको करेंगे, x माइनस का 983 आ जाएगा, इसको करेंगे देखो 11.83 आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन इक्वल्स टू 1/2। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 10.49 या फिर 10.5। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि सेकंड वाला कितने पे उसने इन्वेस्ट किया था, तो सेकंड वाला उसने x+2 पे किया था, x की वैल्यू है 10.5, तो x+2 की वैल्यू हो जाएगी 12.5। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है इसको फिर से देखना, धीरे धीरे देखना, 2-3 बार देखना, 3-4 बार देखना, आंसर सही में आएगा, समझ में पक्का आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम इज इतना। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो क्वेश्चन में ना कह रहा है, समझो। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एसआई किसी एक सर्टेन सम पे इज 1/4 ऑफ द सम इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द सम, 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, and the interest rate percent per annum is 4 times the number of the years, ठीक है, is 4 times the number of the years। तो आप लोगों को एक चीज मैंने यहां पे समझाई है, वो क्या है बताना, कि आपको मैंने यहां लिखा बताया था ना, P है अमाउंट बनाएगा, ठीक है, वो किसी रेट और टाइम से परसेंटेज इंक्रीज करके बनाएगा, बोलो हाँ या ना। रेट इंटू टाइम को अगर मैं वो करूं, रेट इंटू टाइम को अगर मैं निकालूं तो वो क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, बोलो हाँ या ना। अभी बताया मैंने, ठीक है। नहीं याद आ रहा
नहीं समझ में आ रहा तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहली स्लाइड पे जो समझाया है उसे देख लेना भाई, ठीक है, उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताना कि तुम्हारे सामने ये दी हुई है वैल्यू, तो आप बताओ, ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा कि 1/4 ऑफ द वो है टाइम, तो इंटरेस्ट है आपका 1/4, तो रेट ये है टाइम, तो 4 टाइम्स क्या बोला है उसने, एंड द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ द ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर की वैल्यू है ये, सॉरी ये है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू 4t है, आर की वैल्यू 4t है इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट आएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं आया समझ तो ये लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो भाई, मुझे टेंशन इतनी हो जाती है ना बच्चों को कि सर क्या करा दिया, ये रेट था, फिर से लिख रहा हूं मैं, 12% था, टाइम था तुम्हारे पास 2 साल, ठीक है, तो 10%, ठीक है, आर है ये है, तो ये बताना आर की वैल्यू, आर की वैल्यू बताओ कितनी है, 12 है, टाइम की वैल्यू कितनी है, ये है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, मतलब आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट होगा, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, आर परसेंट ऑफ टी से, ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है तुम्हारा, आर परसेंट ऑफ टी से, तो ये काटोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 0.24, अब इसको इक्वल टू में, इक्वल अगर मैं प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो हाँ है ना, 2400 रुपए, ये समझ में आई चीज, आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू जो वैल्यू आ रही है, या फिर मैं उसे बोल सकता हूँ इंटरेस्ट इक्वल टू आती है वैल्यू, तो वही मैंने करा है, आर है टी है अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट, इक्वल्स टू क्या है, इंटरेस्ट है, समझ में आ गई बालकों को बात समझ में आ गई, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 25, टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 25/4, टी की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 5/2 2.5, बोलो हाँ है ना, टाइम हो गया तुम्हारे पास 2.5 साल, टाइम तुम्हारे पास 2.5 साल है, टाइम बिल्कुल क्लियर हो गया तुम्हारे पास 2.5, अब रेट कितना दिया हुआ है तुम्हारे को, देखो रेट बोला है 4 टाइम्स ऑफ टी, तो ये वाली वैल्यू हो गई 10, ये हो गया ये, ठीक है, अब क्या कहा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2, तो अब ये ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 5,000 रुपीज 3 साल के लिए, तो बस 5,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है तुम्हें 12% 3 साल के लिए, तो 36% आएगा, बोलो हाँ है ना, 36%, 36% ऑफ 5,000 डायरेक्टली, या फिर PRT अपॉन 100 से करना है उससे कर दो आप, तो 36% ऑफ 5,000, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, 5 6 30, 5 3 15 15 और 3 18, 1,800 रुपए, ठीक है, क्या पूछा था उसने, सिंपल वही तो पूछा, 1,800 रुपए, क्या बात समझ में आई, ठीक है, कितना आसान सवाल है अगर चीजों को आप लोगों ने समझ लिया तो, बोलो हाँ या ना, क्लियर हैं चीजें, एक बार रिवाइज कर लेना यार इसे, थोड़ा मैं तो मानता हूं इस यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली नई चीज है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगेगा ही यार, लेकिन मैं आपके लिए यहां खड़ा होके एक चीज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आप लोगों को डाउट ना आए, आप लोग कंफर्टेबल फील करने लग जाएं इस चैप्टर के अंदर भी, और आप लोगों को मजा आने लग जाए, ठीक है ना। अब मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000, मतलब होता है ना 25,000 रुपए डायरेक्टली दो लेके चले जाओ, ठीक है, अगर उसने 5,200 रुपीज डाउन पेमेंट भी दी, तो 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25,000, 25% पर एनम, देखो अगर तुमने ना 12 महीनों के लिए पैसा दिया होता तो 25% लगती,
लेकिन तुमने दिया कितने महीनों के लिए, कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मतलब 4 मंथ्स के लिए ही तो तुमने पैसा दिया लिया है उधार पे, तो पूरे साल का ब्याज थोड़ी दोगे। जितने महीने का तुमने उधार लिया है उतने महीने का ही तो ब्याज दोगे ना, उतने महीने का तो रेट आप वो दोगे, क्या बोलते हैं उसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतने महीने का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, उतने महीने का तो ब्याज दोगे। तो 12 महीने का ब्याज है 25%, तो 4 महीने के लिए कितना होगा, 4 महीने के लिए एक तो या तो वही लगा लो इसमें यूनिटरी मेथड, 1 मंथ की है तुम्हारी कितनी हो जाएगी 25/4%, और 4 महीने का कितना हो जाएगा बाल को, 4 महीने का हो जाएगा तुम्हारा 25/12 इंटू 4, तो इसे काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3। तो 4 महीने में तुम्हारे को 25/3% का ब्याज लगेगा। अब 25%, 25/3 ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल का नहीं, प्रिंसिपल का नहीं, जो 25,000 रुपए पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा, जितने का तुमने उधार लिया है। तुम्हारे पास मोबाइल फोन की कॉस्टिंग थी, मोबाइल फोन की कॉस्टिंग थी तुम्हारे पास 25,000, मोबाइल फोन की कॉस्टिंग थी तुम्हारे पे 25,000, तुमने डाउन पेमेंट कर दी कितनी 5200 रुपए, बोलो हाँ या ना, 5200 रुपए तुमने डाउन पेमेंट कर दी, तो तुमने उधार कितने का लिया है 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहां पे 4 है, यहां पे वैल्यू कटेगी 19, तो तुमने उधारी कितने की ली है 19,200 की, तुमने उधारी कितने की ली है 19,200 की, बस 19,200 पे इसका ब्याज इतना लगेगा, बस ये है आंसर तुम्हारा। समझ में आ रही चीजें, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं यार ये। 25,000 पे मत देने लग जाना इतना, या फिर 25% मत देने लग जाना, जितने महीनों के लिए पैसा ले रहे हो उधारी पे उतने महीने का ही तो आप इंटरेस्ट दोगे, तो 19,000 पे तुम्हारा ये, बस ये निकालना है, टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी के अंदर 4 महीने का ही है, ये 4 महीने का ही है, ठीक है। 25/3 और परसेंटेज का साइन है ना, तो इसलिए 1/100, इसलिए 1/100। क्या बात समझ में आई, इसको काटेंगे, इसको कटेगा, ये कट गया। अब देखो इसे काटो, कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 25, 198 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 36 38 9 जा और 26 तो इसको काटेंगे तो 495 वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई करके 4950 अपॉन 3, नहीं एक सेकंड रुको, 25% है ना, ठीक है, 4950 नहीं आ रही है, एक मिनट देखते हैं इसमें, 195 है, 198 इंटू 25, मैंने कुछ गलती कर दी होगी सॉरी, ठीक है, ये 40 है, ये 45 है, 49 है, यहाँ पे 9 वैल्यू आ रही है, ठीक है, और ये 8 2 जा 16 है, 9 2 जा 18 19 है, 2 1 जा 2 3 है, तो ये 0 है, ये 15 है, 9 9 18 1 19, 4950 ही आ रही है। 4,950 रुपीज की तुम्हारे को इंस्टॉलमेंट्स देनी है, ठीक है, 4,950 रुपीज का तुम्हारे पे बटा 3, ये क्या है तुम्हारे पे ब्याज है, इतना तो देना ही है डाउन पेमेंट में तुम्हें, इतना तो तुम्हारे पे रिमेनिंग अमाउंट है ही, ये रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, डाउन पेमेंट देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना है, इतना तो है ही, और इतना लग गया तुम्हें ब्याज, इतना लग गया तुम्हें कितना ब्याज, चलो चलो ठीक है, 3 से कट ही जाएगा ये, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 16 और 3 5 0, ठीक है, 1850 रुपए का तुम्हें क्या लग गया है, इंटरेस्ट देना पड़ गया। समझ में आती है ना, जब तुमने देखा होगा क्रेडिट कार्ड पे भी तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसी भी चीज पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं लगता तो 19,800 रुपए देने पड़ते, लेकिन 1850 रुपए का तुम्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ा, तो कुल देय राशि या फिर टोटल पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, कुल देय राशि कितनी है तुम्हारे पास 19,800 तो देने ही थे, और 1850 रुपए का लग गया तुम्हें ब्याज, तो ये है 8 8 16, यहां पे 21,
तो तुम्हारे को 21650 देने हैं। क्या एक ही साथ देने हैं? क्या एक ही साथ देने हैं? सर जी इतना लफड़ा क्यों करना होता? अगर एक ही साथ देने होते तो इसको करके निपटा देता काम, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ा। तो इसी वजह से 4 में डिवाइड कर दोगे, 4 पे उसमें देगा ना, लिखा हुआ है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 4 5 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 2 जा 8, 4 1 5 4 1 2 5 4 1 2, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर यही करेंगे हम, कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें? अभी मैंने कैलकुलेशन में हल्की मिस्टेक होगी, नहीं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ये हल्की मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 19,800 आएगा ना, 25,000 में से 500 खत्म हुए तो, हाँ बिल्कुल सही है। 5200 खत्म करे, 19,800 ही आएगा, ठीक है। तो 19,800 का 19,800 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 25% का निकालना था ना, ठीक है जी, 25 1650 आएगी वैल्यू यार। ये 1 से था, अरे 6 से 18 होता ना यार, यहाँ गलती कर दी, 1650 आएगी। वही मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में हल्की मोटी मिस्टेक हो सकती है, नहीं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। 1650 इंटरेस्ट तुम्हारे को देना था 1650, तो 1650 आपने इंटरेस्ट दिया, ये 5 आएगा, और 8 8 16, 16 में से 2 गए 14, 2140, तो 21450 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 24, ठीक है, 4 4 5 जा 20 और 4 3 जा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 3 से ना 4362, और पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आ रही है, ये आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आई? इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करना था यार आप लोगों को, है ना, समझ में आ गया होगा यार। 12% का है, 1 महीने का निकाला, 4 महीने का निकाला, तो 4 महीने में इसको इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मोबाइल फोन था 25,000 का, 5200 रुपए 5200 तुमने क्या दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 19,800। अब 19,800 पे तुम्हारे को इतना परसेंट इंटरेस्ट का, इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तुम्हारे को? 16,050। तो इसमें ऐड करा, डिवाइड बाय 4 किया, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गई चीजें। A milkman borrowed rupees, a sum of rupees इतना from 2 money lenders for 1 loan on a simple interest at the rate of इतना for 2 years. If the total interest paid by him is 275, तो बताना कितना आंसर रहेगा। वही मैंने कह दिया, देखो इंटरेस्ट 2 साल के लिए था ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 275 डिवाइडेड बाय 2, बोलो हाँ। तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ऐसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होता है बालक? 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, बोलो हाँ या ना। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 275 डिवाइडेड बाय 2, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल कितना है? 2500, तो इंटू 2500 कर दूं, 275 अपॉन 2 इंटू का 2500। समझ में आया ना क्यों कर रहे हैं 2500 डिवाइड? अगर 2 में, अगर ये 2 यहाँ पे डिवीजन में नहीं होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2500 ही आता, 2 नहीं आता, और इनटू का 100 काटेंगे इसे। 25 के टेबल में 25 1 से, और 25 11 से कटेगा ये, तो ये 11 से, तो 11/2 का मतलब 5.2 5.5 5.5%। तो इफेक्टिवली आप लोगों जो इसने पैसा, जो एक मिल्कमैन ने जो पैसा 2500 रुपए दिया है ना, 2500 रुपए लिए थे, और उसे टोटली 275 रुपीज देने पड़े एक्स्ट्रा 2 सालों के अंदर, तो उसे 5.5 रुपीज का 5.5% का पैसा ज्यादा देना पड़ा। तो क्या कहा उसने कि कितना पैसा उसने बोरो किया होगा? तो समझो कि पहला इन्वेस्टमेंट या फिर पहला बोरोड मनी, B1 बोरोड मनी 1 और B2 बोरोड मनी 2, पहले को उसने उधारी पे लिया था
5% पे, और दूसरे को उसने उधारी पे लिया था 7% पे। इफेक्टिवली उसे देना कितना पड़ा? 5.5। इफेक्टिवली उसे देना कितना पड़ा? 5.5। तो इसको इससे काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? 5.5 माइनस का 5, तो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0.5। और इसको इससे काटेंगे तो 7 माइनस का 5.5, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1.5। तो अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से पॉइंट खत्म होगा, ये कितना कटेगा तुम्हारा? 3:1, 3:1 का रेशियो। मतलब कि इस पे इसने 3 पार्ट्स लिए होंगे उधार, और इस पे लिए होंगे 1 पार्ट उधार, 3 पार्ट उधार। तो टोटल पार्ट्स कितने उधार लिए हैं उसने? 4 यूनिट्स। 3 इस पे लिए 5% पे, 1 लिया 7% पे, और 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर? 2500 रुपए। 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को? 2500 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने? 2500 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 6 24, 4 2 10, और 4 5। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 625 रुपीज। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में जो पूछेगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द टोटल अमाउंट, देन हाउ मच डिड ही बोरोड एट 7%। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन एक यूनिट का करा था, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 625। तो 625 आ रहा है, 625 तो आएगा। 4 6 से 24 2 10, हाँ 625 ही आएगा, 625 ही आएगा ये वाला। ठीक है, 625 ही आएगा। और अगर वो पूछ लेता कि 5% पे कितने पे लिया, तो 625 इंटू 3 करते 1875 आ जाता। क्या बात समझ में आ गई? ये ऐसा ही क्वेश्चन कम से कम तीसरा चौथा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग ₹7500 एंड पेड ₹3500 एज अ डाउन पेमेंट फॉर द सेम, and the simple interest charge on the remaining is 9% per annum, and Damni cleared all the dues 4 months of the purchase. How much? बता, बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल सेम जो चीज अभी हमने पढ़ी है, जो चीज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वही लगाते हुए चलेंगे, वही लगाते हुए चलेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो क्या कहा उसने? उसने अमाउंट कितने का खरीदा था? कितने रुपए की चीज खरीदी थी उसने? 7500 रुपीज की चीज खरीदी थी, और डाउन पेमेंट उसने किया है कितने रुपीज का? डाउन पेमेंट उसने किया है कितने रुपीज का? बोलोगे सर जी 3500 रुपए का। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है उसके पास? रिमेनिंग अमाउंट कितना है प्यारे बच्चों? तुम बताओ कितना होगा रिमेनिंग अमाउंट? इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने? 4000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई तुम्हारे पास? 4000 हो गई। इफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट इज 9% पर एनम, ठीक है, 4000 है, 12 महीने के लिए उधारी लेते, 12 महीने के लिए उधारी लेते तो 9% देना पड़ता। ली कितने महीनों के लिए उधारी है? 4 महीने में ही पूरा क्लियर कर दिया, 4 महीनों में ही पूरा क्लियर कर दिया। तो एक मंथ की उधारी कितने की है? एक मंथ में तुम्हारे को 9/12 देना पड़ रहा है, और 4 महीनों में कितना देना पड़ेगा तुम्हें बताओ? 9/12 गुना ये कटेगा तो 3%। तो 4 महीनों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 3% पैसा देना पड़ेगा। 3% किसका? जो रियल अमाउंट है कि रिमेनिंग अमाउंट है? ऑब्वियसली रिमेनिंग अमाउंट का। तो बस 3% तुम निकाल लो, 3% ऑफ 4000, तो 3/100 इंटू का 4000 आप करेंगे तो ये इससे कटेगा, तो ये वाली वैल्यू कटेगी 120। तो 120 क्या है बच्चे? 120 क्या है? हाउ मच एज इंटरेस्ट? हाँ बस ये एज ए इंटरेस्ट ही पूछा है तो बहुत आसान है। तो ये क्या है तुम्हारे पास? ब्याज। 120 रुपए ब्याज देने पड़े हैं, 120 ब्याज देने पड़े। ईएमआई पूछता कि कितने की ईएमआई बनेगी, तो 4000 तो देने ही थे, 120 रुपए आपके क्या बन गए? ब्याज था, मतलब कि इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। तो 4120 डिवाइड बाय 4 होता, तो ये 1 होता है, ये 0 3 0 10 1000
30 रुपए की आपकी किश्त बनती, 1030 रुपए की किश्त बनती। अब मैं मानता हूं आप लोग आज के बाद से कभी भी कोई भी ईएमआई पे फोन लेंगे या फिर लैपटॉप लेंगे या कुछ भी चीज लेंगे तो आप लोग बहुत ही इजीली चीजों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। कोई भी इंसान आपका पागल बनाएगा तो आप लोग उसको बोल देंगे खबरदार तुमने मेरा पागल बनाया। तो ठीक है, समझ में आ रही चीजें? ओके, आ जाओ। अ पी बोरोज ₹5 लाख from the bank which charges ₹18% simple interest per annum at the start of the year. He pays 11 equal monthly installments of 40,000 and his bike at the end of the year to pay the amount. What is the value of the bike given? ठीक है, 5,000 रुपए at the end of the year to pay the amount and his bike at the end of the, अच्छा मतलब बेसिकली हुआ क्या केस कि एक बंदे ने पी ने 5 लाख रुपए दिए, उधारी ली। उसने ना 11 महीनों तक हर महीने 40,000 रुपए दिए, ठीक है, उधारी एज ए ईएमआई। तो बताना कितना रुपए उसने दे दिए, चुका दिए? 4,40,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? 4,40,000 रुपए उधारी उतार दी उसने। बोलो हाँ या ना? बोलो 1 2 3, है ना? 4,40,000 रुपए उसने उधारी उतार दी। अब बचा हुआ अमाउंट के लिए उसने क्या दे दी? अपनी बाइक दे दी। बाइक की कीमत बतानी थी तुम्हें, बाइक की कीमत बतानी थी। 5 लाख रुपए उधारी ली थी, 4,40,000 रुपए वो दे चुका है, तो 1,60,000 रुपए की बाइक है। नहीं, 60,000 रुपए की आएगी, एक सेकंड, कुछ और 40,000 रुपए ना, तो 40 × 11 तो 440, ओके, और 1 2 3 4,40,000, 60,000 रुपए, 5 लाख रुपए तो है। अच्छा सॉरी 18% सिंपल इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं मैंने, 18% सिंपल इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं। ठीक है, तो 4,40,000 रुपए वो दे चुका है। अमाउंट पेड बाय द एंड ऑफ 11 मंथ्स, 11 मंथ्स। ठीक है, अब 5 लाख रुपए उधारी ली थी और साइड बाय साइड क्या चल रहा है? ब्याज भी चल रहा है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है बताओ? 18% ऑफ 5 लाख रुपए, 18% ऑफ 5,000 रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो 18% इंटू का 5,000, ठीक है, 5 लाख। इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा? 90 आएगा। और 1 2 3, 1 2 3, 90,000 रुपए उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ा, इंटरेस्ट। ठीक है, 90,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा। यहां पे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ था? रिमेनिंग अमाउंट कितना था? रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ कितना था बच्चे? यहां पे 60,000 का तो रिमेनिंग अमाउंट था और 90,000 का आपका इंटरेस्ट है। तो रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू बाइक की कीमत 1,50,000, 1.5 लाख रुपए की उसकी बाइक की कीमत। बोलो हाँ या ना? 1.5 लाख रुपए उसकी क्या है? बाइक की कीमत है। क्लियर हुई चीज? क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना? ठीक है, समझ में आती है चीजें? बढ़ते रहे आगे। 1/2 ऑफ अ सर्टेन सम इज लेंट एट, देखो मैंने आपको ना बार बार समझाया है कि जब भी तुम्हारे पास ऑफ सर्टेन सम, मैंने एस ले लिया, 1/2 ऑफ एस इज इक्वल्स टू 20% पे तुमने इन्वेस्ट किया है, 2/5 ऑफ रिमेनिंग, जो इसमें से ये पैसा बचा है ना उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को एस को माननी है, सम को लेट करना है।
तो जो रेशियोज गिवन होते हैं ना, उनके डिनोमिनेटर्स को हम ले लेंगे उनका एलसीएम। यहाँ पे रेशियोज हैं 2 और 5 का डिनोमिनेटर 2 और 5, तो एलसीएम होगा 10। तो मैंने मान लिया भैया टोटल पैसा है तुम्हारे पास 10 यूनिट्स, या फिर 10,000 रुपए मान लो, 10,000 रुपए मान लिया, या फिर 1,00,000 रुपए मान लेते हैं हम लोग कि जिससे जिस पॉइंट्स में आए ना। तो 1/2 ऑफ अ सर्टेन सम, 1/2 ऑफ सो दिखता है ना 1/2, 1/2 ऑफ 1,00,000 रुपीज, मतलब कि 50,000 रुपए को तुमने इन्वेस्ट किया है 20% पे। अब 1,00,000 रुपए टोटल था, टोटल में से रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 50 लाख तो इसमें ही हो गया, 50,000 इसमें ही हो गया, तो रिमेनिंग भी 50,000 रह गया कि नहीं रह गया? बोलो हाँ है ना। रिमेनिंग भी 50,000 रह गया कि नहीं रह गया? 2/5 ऑफ द रिमेनिंग सम, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 2/5 ऑफ रिमेनिंग, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो ये 2/5 ऑफ द रिमेनिंग कितनी होगी? 20,000। 20,000 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे सामने? 25% की, ठीक है, 25% की। समझ में आ गया ना 20,000 कैसा आया? 1/5 ऑफ द सर्टेन सम, 1/5 सर्टेन सम को हमने लेट कर रखा है, कितना लिखा नहीं मैंने, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, लेट द सर्टेन सम, let the certain sum is equals to 1,00,000 rupees, let the certain sum equals to 1,00,000 rupees, ठीक है। तो 1/2 ऑफ द सर्टेन सम कितना होगा? 50,000 होगा। अब 50,000 रुपए तो इन्वेस्ट हो गए, टोटल पैसा था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 में से 50,000 इन्वेस्ट हो गए, तो बचा हुआ कितना है? 50,000 बचा है। तो 50,000 का रिमेनिंग कितना है? 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो 2/5 ऑफ द रिमेनिंग होगा भैया 20,000। 20,000 का रिमेनिंग कितने पे तुमने करा है? 25% पे। द रिमेनिंग सम इज लेंट एट 10%। अब देखो 50,000 यहां इन्वेस्ट हुए, 20,000 यहां इन्वेस्ट हुए, और बचा हुआ पैसा कितना है बालक? बचा हुआ पैसा है तुम्हारे पास 30,000। बचा हुआ पैसा है बालक तुम्हारे पास 30,000, जो कि तुमने इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, ठीक हो गया। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द टोटल 2 साल में, ये मतलब कि 2 साल में टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर्स, ठीक है, तो 2 साल में कितना बन रहा है तुम्हारे पास? 360 रुपए, 360 रुपीज। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता तुम्हारे पास? 360 डिवाइडेड बाय 2, तो 218, 1 साल में बनता तुम्हारा इतना। और तुम्हारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही है, व्हाट इज द सम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो पहले तो इसमें हम निकालते हैं फटाफट। तो 20% ऑफ ये, इसको तुम मेरे साथ परसेंटेज पढ़ा होता तो इसका तुम निकाल सकते थे 10,000 रुपए। 20% ये तो निकालना आता होगा यार आप लोगों को, आई थिंक 10,000 आ जाएगी वैल्यू। 20% यार इस तरीके से निकाल सकते हो ना, 20% ऑफ 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 10,000। 20% ऑफ ये आ जाएगा, 1/4 है, तो 1/4 5,000, ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 5,000, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी? 3,000। इफ द रिमेनिंग, इफ द सिंपल, ये टोटली उसने कितना पैसा इन्वेस्ट, कितना लिया? 18,000। 18,000 अगर 1,00,000 रुपए होता ना, तो इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने पे उसे 1 साल के अंदर 18,000 मिलते। लेकिन उसे 1 साल में मिला कितना है भैया? रियल अमाउंट है, ये वाला रियलिटी है, और ये हमने अजम्पशन किया हुआ है। मिलते 18,000, लेकिन मिले कितने हैं? 180। तो कितने जीरो कम? 2 जीरो कम। तो पैसा भी 2 जीरो कम में इन्वेस्ट किया होगा। तो 1,00,000 रुपए में से 2 जीरो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 1,000 रुपए, तो 10, बस 1,000। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा।
नहीं आया है। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं हम लोगों को समझाने के लिए। हम लोगों को क्या करा, उसने कोई पैसा था, कोई पैसे को उसने डिफरेंट परसेंटेज पे इन्वेस्ट किया है और टोटली उसने बता दिया उसे 2 साल में 360 रुपए मिले हैं एज अ इंटरेस्ट। तो बताओ 2 साल में 360 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो एक साल में कितना मिलेगा, 360 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 180 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 180 रुपए मिलेंगे। अब हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ये जैसे 2 है और ये 5 है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने टोटल कुछ सम मान लिया जो कि 10 का फैक्टर आ रहा था। 10 रुपीज मांग लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, वहां से भी आंसर आ जाता। लेकिन मैंने माना कि जिससे मेरे को गलती ना महसूस हो, मतलब कि जिससे फ्रैक्शंस में पॉइंट्स में आंसर ना आए, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्टली 20% निकाला 50,000 का तो 10,000 आ गया, 25 निकाला ये 20,000 का तो 5,000 आ गया, ये आ गया 18,000 वैल्यू। तो 18,000 रुपए मिलते, लेकिन असली में मिले कितने हैं भैया, 180 रुपए। तो हमने इसे कंपेयर कर दिया, तो कितना रुपए था, जो हमने अज्यूम करा था 1 लाख रुपए माना था, लेकिन रियलिटी में 1,000 रुपए। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यार ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर चलो मैं बता देता हूं, फिर नहीं तो फिर आप लोग थोड़े से बौखला जाते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 5,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट फॉर 1/5 एट इतना परसेंट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट इतना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स, बताओ क्या होगा, बताएंगे जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूँ। हम्म, बताइएगा एक बार जल्दी से। सम ऑफ मनी 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, उसने 2 पार्ट्स में उसको काट वो कर दिया। पहले पार्ट को उसने इन्वेस्ट किया है 4, और डबल है ना, इज द डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, डबल द इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स, क्या होने वाला है डिफरेंस। तो देखो एक तरीका तो पता है क्या है, आप ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, और दूसरा भी मैं बताता हूं। देखो ये, और दूसरा थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले तो मुझे बताओ कि साल है 4/1/5, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 4 20, 21/5, 21/5 ईयर्स। और 6/2/3, 6 3 18, 20/3%। ठीक है, कुछ पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है इतने पे, और जो इस पे रेट मिला है, लेट से मान लिया तुमने X रुपीज इस पे इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट है तुम्हारे पास X, जो कि 5,000 का ही है, और रेट तुम्हारे को मिल रहा है, बताओ रेट तुम्हें कितना मिल रहा है, रेट मिल रहा है तुम्हें 20/3% का, और टाइम मिल रहा है तुम्हें 21/5 ईयर्स का, 21/5 ईयर्स का। और यहां पे प्रिंसिपल इसका बचा वही तो होगा, 5,000 माइनस का X। रेट जो है इसमें कितना मिल रहा है, यहां पे लिख दिया, यहां पे रेट मिल रहा है 4% का, और समय मिल रहा है तुम्हें 4 8, 11/4 का, 11/4 ईयर्स का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, X इंटू 20/3 इंटू 21/5 अपॉन 100। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, X इंटू 20/3 इंटू 21/5 अपॉन 100, ये कुछ इंटरेस्ट बन रहा है, इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड, इज इक्वल्स टू 5,000 माइनस का X
इंटू 4 इंटू 11 बाय 4, इसका डबल है। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये चीज समझ में आ गई? इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे हम लोग, ठीक है, राइट है। अब करते हैं पूरा गेम, राइट है जी, ठीक है जी। पुत्र जी समझ में आ रहा है? पुत्र जी इसको काटेंगे 10 से पुत्र जी, और इसे काटेंगे 7 से पुत्र जी, और इसे काटेंगे 2 से पुत्र जी। तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने? 7 2 जा 14x इज इक्वल्स टू 5500 माइनस का 11x, ठीक है, माइनस का 11x। तो इसकी वैल्यू इधर चली गई तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे साथ? 25x अपॉन 55,000। x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? 55,000 डिवाइडेड बाय 25। 5 से काटेंगे 5 11, 1 2 3, और 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 00। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 2200 रुपए, ठीक है। तो पहला वाला कितना है तुम्हारे पास? x की वैल्यू तो निकालनी थी तुम्हें, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? 2200 रुपए। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5000 में से माइनस 2200 करेंगे आप लोग, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? 2800, ठीक है, 2800 वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा था उसने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स? तो ये 2200 है, 2800 है, 600 इज द राइट आंसर। 600 इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिर्फ और सिर्फ इसमें कन्वर्जन में आपको दिक्कत शायद से आई होगी जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, नहीं तो आंसर बहुत आसान था। क्या समझ में आ रही है चीजें? यार प्लीज संयम से पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला, ट्रस्ट मी यार। जो बच्चा सच में बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहा है ना, और थोड़ा सा संयम लगा के पढ़ रहा है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप लोगों को फर्स्ट गो में चीजें समझ में आएंगी, लेकिन पढ़ाया बॉस नेक्स्ट लेवल का जा रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा संयम से मन लगा के और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जमा के पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगी फॉर श्योर, ठीक है। टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एंड 8% ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर T years and इतना respectively. Amount received in each year. Each sum is how much? Two equal sums are lent at 10% and 8% on simple interest for T years, 30 साल के लिए, and इतना amount received each case is इतना, ठीक है। तो ऑप्शंस के थ्रू चले जाओ, नहीं तो प्रिंसिपल ले लिया मैंने फर्स्ट केस, केस 1 x ले लिया, ठीक है। रेट परसेंट दिया हुआ है तुम्हारे को कितना? 10% का, ठीक है ना। और टाइम दिया हुआ है तुम्हें t। केस 2 दिया हुआ है कितना? केस 2 दे रखा है तुम्हें कितना? p दे रखा है, इक्वल अमाउंट है ना, तो p तो x ही है। रेट परसेंट दिया हुआ है तुम्हें कितना? 8% का, और टाइम दिया हुआ है तुम्हें t+2 का, t+2 का। अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज, तो पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो तुम। इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस इज x इंटू 10, इसे काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई? xt/10। और इसकी केस की अगर हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया तुम्हारे पास? x इंटू 8 इंटू t+2 अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये कटेगा तुम्हारा 4 से, 4 2 जा और 4 25 से, तो i की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2t+4 अपॉन 25, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट कितना होगा तुम्हारे को पता होता है? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट होता है तुम्हारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, x है, और इंटरेस्ट है xt/10। तो कितनी वैल्यू आएगी, 10x प्लस 10x प्लस xt, ये है। और इस वाले केस में अमाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, x प्लस 2t मैंने लिखा नहीं ना इसमें, ये गलत लिखा मैंने, x की वैल्यू नहीं है लिखी मैंने इसमें, 2xt प्लस 4x/25 राइट। तो x प्लस 2xt प्लस का 4x/25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 25x और ये 29x प्लस 2xt/25। बस इन दोनों को इक्वेट करना है आपको, इन दोनों को आपको इक्वेट करना है। 10x प्लस xt इज इक्वल्स टू 29x प्लस का 2xt/25। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका पता है क्या था, दो इक्वल अमाउंट्स है ना, खटाखट आंसर लगाना शुरू करो, खटाखट आंसर लगाना शुरू करो। जैसे कि मैं इसमें लगाऊं, तुम्हारे पास 20,200 रुपए थे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था, 20,500, 20,500, 18,100, 20,200 था राइट, 20,500 था, 18,100 था, 21,500 था, 21,500, 21,500। केस 1 के अंदर तुम्हारे पास इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट दिया है 10, टाइम दिया है t, रेट दिया है 10, टाइम दिया है t। और केस 2 के अंदर रेट दिया है 8 और टाइम दिया है t+2, और उन दोनों में अमाउंट आपका इक्वल था। तो खटाखट लगाते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने इसे मान लिया, तो प्रिंसिपल हमारा होता 20,000 इंटू का t/100 फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। सेकंड केस के अंदर क्या होता हमारे पास, 20,000, ये मतलब जो भी है 8 इंटू का t+2, ठीक है, अपॉन 100, राइट है। फटाफट काटते हैं इसे, इसे कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, काम तमाम करना है जल्दी जल्दी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 2020t। तो बेसिकली हमारे पास कितनी वैल्यू थी, तो टोटल अमाउंट हो जाता हमारे पास 20200 प्लस 2020t, ये अमाउंट होता, ये इक्वल हो जाता किसके, 8t है ना, 8t है, 8 2 जो 16, 8t प्लस 16, और ये इनटू में होती तुम्हारी 20, ये सही में कैलकुलेशन तो बढ़ ही गया इसमें, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें कुछ छोटी करने का, ठीक है। तो 8 2 जो 16, यार इसको ना वही करना, इसके थ्रू ही जाओ फिर, हर एक में इतनी लंबी कैलकुलेशन से बेटर यही है कि इसके थ्रू चले जाएंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आई चीज, बताओ, बताइएगा। ये एक सेकंड मुझे सोचने तो, इसमें क्या और कर सकते हैं, 10t है और लेंथ एट 10 है ना, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, आर टी की वैल्यू, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, है ना। देखो इसमें ना एक लॉजिक और भी तो लग सकता है, तुम्हारे को जो मैंने अभी समझाई थी, देखो यहाँ पे ना बहुत ही, जिस बच्चे ने ये वाला पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा ना, उसको ही समझ में आएगा। प्रिंसिपल
में तुमने इन्वेस्ट किया R इंटू टी से वो अमाउंट बनाता है। तो समझ रहे हो तुम्हारा प्रिंसिपल यहाँ पे x था, R था तुम्हारा 10 और T था तुम्हारा T। ठीक है, दूसरे वाले केस में भी x ही था और R था तुम्हारा 8 और T था तुम्हारा T प्लस 2 और अमाउंट यहां पे भी A ही था क्योंकि दोनों में अमाउंट सेम दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, यहां पे भी सेम ही था, दोनों में सेम है। तो आप सोचो कि प्रिंसिपल सेम, अमाउंट सेम, तो बेसिकली गेम पूरा का पूरा चल रहा है किस पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट और टाइम पे। बोलो हाँ या ना। तो दो इक्वल चीजों बताओ, इन दोनों को भी तो सेम होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो हाँ या ना, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये चीज समझ में आएगी नहीं? क्वेश्चन में गिवन था दोनों का प्रिंसिपल और अमाउंट सेम, दोनों केसेस में प्रिंसिपल और अमाउंट सेम, तो हम ये इसको डायरेक्टली इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। 8t प्लस 16 तो 10t था, तो ये 2t इज इक्वल्स टू 16, तो t की वैल्यू आ गई तुम्हारी 8। बस पूरा का पूरा टंटा ही खत्म, t की वैल्यू आ गई। अब पूरा गेम खेल दिया तुमने। तुम्हारे से जो भी पूछेगा, तुम्हारे को सिर्फ प्रिंसिपल ही तो पूछा है, प्रिंसिपल ही तो पूछा है, तो प्रिंसिपल तुम्हारे को निकाल देना था। तुम्हारे को प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल को x ले लिया था, रेट को ले लिया था 10, टाइम था तुम्हारे पास कितना? 8 पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में भी x था, ये 8 था और ये हो गया था तुम्हारे पास कितना? t प्लस 2। तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 थी, तो ये 10 था वैल्यू। बोलो आया ना, 10 थी वैल्यू। बस अब तुम्हारे को क्या करना था कि प्रिंसिपल x था ना, तो x इंटू 80 x अपॉन 100 पीआरटी से, है ना? पीआरटी से भैया, पीआरटी, ये p है, ये r है और ये क्या है? t है। केस 1 केस 2। अब देखो कितना आसान हो गया। मैं वही सोच रहा था कि इसमें इतना तो नहीं लगना चाहिए हमारे एफर्ट्स, तो यहाँ पे भी 80 x अपॉन 10 है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हैं और इसमें हमारे को क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू यहां से निकाल जाएगी, x की वैल्यू कहीं से भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो, ये वाला अगर लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है भाई, और आप लोगों को मैंने इस क्लास से पहले शुरू में बताया है। तुम्हें प्लीज पढ़ लो यार इस चीज को, है ना? मजा आएगा आप लोगों को, डेफिनेटली मजा आएगा एंड बहुत ज्यादा शानदार चीजें आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहीं पे है 2 मिनट समरी में हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, लाजवाब लेवल के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करें हम लोगों ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थोड़ा सा जो लॉजिकली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। यस, इट्स नॉट एन इजी क्लास, कोई इजी क्लास नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने पूरे एफर्ट्स डाले, हर चीज को पढ़ने की कोशिश करी, और आप लोग भी इस चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। होमवर्क यही है आपका, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन है पूरे का पूरा, अच्छे से रिवीजन करना। लेक्चर को, इस वाले लेक्चर को एटलीस्ट 3 टाइम्स देखना यार, एटलीस्ट 3 टाइम्स देखना। हर एक डाउट क्लियर होगा, हर एक डाउट क्लियर होगा आपका, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी ने मेहनत करी है, प्रिपरेशन करी है, और जो भी दिक्कतें हैं ना, वो सारी की सारी ना आपकी इसी वीडियो के अंदर है। ठीक है, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली, इस चीज की श्योर शॉट में गारंटी ले सकता हूं आप सभी से। ठीक है, बस आप लोग ना मन से, संयम से इन क्वेश्चंस को देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है ना, तो फिर से एक बार रिवीजन करना, उसी क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे होंगे एंड आपको बहुत मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ अच्छी चीज लेके आया, आपको चीजों को समझा पाया हूं। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एंड गुड नाइट, जय हिंद।